आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। देखिए, जनसुराज का कारवां जो है वो धीरे धीरे ही सही लेकिन बड़ा मजबूत होते जा रहा है। प्रशांत किशोर की बिहार बदलाव यात्रा में जो भीड़ उमड़ रही है उसे देखते हुए बिहार के भी जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, कह लिया जाए कि राजनीतिक जो पंडित हैं, उन्होंने अब इतना कहना शुरू कर दिया है कि हो सकता है प्रशांत किशोर विपक्ष में बैठने के लायक सीटें ला देंगे। और तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ आरसीपी सिंह हैं, अपनी पार्टी का इन्होंने विलय कर दिया जनसुराज में। तमाम जानकारियां उन्हीं से लेंगे। सर, पहले तो स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको चतुर्वेदी जी। पहला सवाल सर, आप एक आईएएस अधिकारी रहे, जनसुराज में विलय करने का कारण क्या था? देखिए, ये तो मैंने कई बार कई चैनल पर कहा है। मैं और प्रशांत जी वर्षों से एक दूसरे को जानते हैं और 2015 के उस कठिन दौर में हम लोगों ने साथ काम किया था और लोगों की अपेक्षा से ज़्यादा बेहतर रिजल्ट हुआ था। तो पिछले कई महीनों से मैंने भी एक अपनी पार्टी बना रखी थी। प्रशांत जी भी 2.5 वर्षों से यात्रा करने के बाद एक पार्टी का गठन कर काम कर रहे थे। ऐसा मुझे भी लगा, उनको भी लगा कि हम एक दूसरे को जानते हैं, दोनों की सोच एक तरह की है, तो अगर हम लोग साथ आ जाएंगे तो 1 पर 1 ही 11 हो जाएगा। क्योंकि बिहार की राजनीति को मैं भी जानता हूँ, बिहार के प्रशासन को भी मैं जानता हूँ और प्रशांत जी भी बिहार को अच्छी तरह से जानते हैं। तो हम लोग साथ में इसलिए आए हैं कि अकेले अगर हम लड़ते, चुनाव लड़ सकते थे, लेकिन आज जो माहौल अगर आप देखिए पूरे बिहार में जो बना है वो क्या बना है, जनसुराज में जब सब लोगों को लग रहा है कि भाई देखिए हो सकता है कि चुनाव आते आते ये जो अभी आप बता रहे हैं ना कि जो सैलाब उबड़ रहा है तो बहुत बड़ा रूप धरेगा। और देखिए, मैं तो देखिए बड़ा ही ऑप्टिमिस्टिक आदमी हूँ और विपक्ष की बैठने की काहे बात करते हैं। नहीं, अभी ये राजनीतिक पंडित कह रहे हैं, जो कल तक कहते थे आरसीपी सिंह जी कि कौन प्रशांत, कैसे प्रशांत, सही बात बनिया है। उनको बताइए, उनको कहिए कि हम लोग देखिए, हम लोग निश्चित रूप से अपनी ताकत इतनी कर लेंगे चुनाव तक कि यह संभव है कि सरकार में भी हम लोग सम्मिलित हो सकते हैं। इतनी ताकत हमारी हो जाए। राजद सबसे बड़ी पार्टी जनसुराज ही जो 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, उसके बाद उम्मीद किया जाता है कि राजद 140-45 पे लड़ेगी। और तो आप जानते ही हैं जदयू भाजपा के बारे में। क्या उम्मीद करते हैं कि प्रशांत किशोर जो 243 पर, और प्रशांत किशोर खूंटा ठोक के कह रहे हैं कि एकदम हम सरकार बनाएंगे, आपका भी अपना एक वोट बैंक है आरसीपी सिंह जी, क्या उम्मीद करते हैं कितना % ट्रांसफर होगा, जिसपे कहते हैं कि नीतीश कुमार समझ के रखें कि हमारा ही कब्जा है? देखिए हम लोग सब नीतीश बाबू के साथ थे जी, और नीतीश बाबू को हम लोग सब सम्मान करते हैं। आज स्थिति पूरा बिहार देख रहा है, तो निश्चित रूप से जितने लोग जिस आप वोट की बात कर रहे हैं, जो उनके साथ जुड़े हैं, उनके जोड़ने में हम लोगों का भी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और आज उनको लगने लगा है कि जब हम लोग साथ आ गए हैं तो इसकी पूरी संभावना है कि जो इतना बड़ा जो वोट जो आज तक नीतीश बाबू को सत्ता में रखे रहा है, वो बहुत ही उत्साह के साथ जनसुराज के साथ जुड़ रहा है, आगे जुड़ेगा। और चुनाव आते आते देखिएगा कि 90% से ज्यादा जो जनता दल के हमारे समर्थित साथी, एक बात मैं बता दूं, जब मैं उस दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष था तो उसमें 2 लाख एक्टिव मेंबर थे। इसका मतलब हुआ 50 लाख। मैं 50 लाख तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन निश्चित रूप से 25-30 लाख ऐसे कार्यकर्ता बिहार में हैं जिनसे कि हमारा डायरेक्ट संपर्क रहा है। और आज अगर आप देखिएगा कि जनता दल में बहुत कम कार्यकर्ता सक्रिय रह गए और सब लोग जो है हम लोगों के साथ जुड़ रहे हैं और आगे और जुड़ेंगे। तो ये पूरा का पूरा जो नीतीश बाबू के साथ जो लगे थे वो सब हम लोगों के साथ आ जाएंगे। और जब वो आ जाएंगे, जिसकी संभावना पूरी है, तो निश्चित रूप से हम लोग सरकार बनाने में कामयाब होंगे। आरसीपी जी, आप अभी भी सम्मान करते हैं नीतीश कुमार के,
नीतीश कुमार रेल मंत्री थे, उस समय आप उनके साथ काम किया, आपने यहाँ आए। आखिर नीतीश कुमार अपने से कुछ बातों को क्या नहीं समझते हैं कि जो चापलूस होते हैं, आपके भी बारे में कह के आपको अलग थलग कर दिया गया। उसके बाद प्रशांत किशोर, जो आप 2015 वाली आप लोग बात कर रहे हैं, तो क्या नीतीश कुमार को अपने समझ में नहीं आती है, या जो 2-4-5 अभी भी जो चापलूस उनके घिरे हुए हैं, जो अभी भी सारा काम उनसे करा रहे हैं, तो क्या नीतीश जी अपने नहीं सोचते हैं कि नहीं मेरे साथ कौन खड़ा रहा? देखिए, एक बात तो समझ लीजिए, जो इधर जिस प्रकार की घटनाएं बाहर आ रही हैं, तो मैं तो नीतीश बाबू के साथ 25 वर्षों तक काम किया हूं। बिल्कुल। और जिन नीतीश बाबू को मैं जानता हूं, वो कभी ऐसा नहीं कर सकते थे। बिल्कुल। लेकिन मैं आपको बता दूं, जिसकी चर्चा आपने किया, चाहे मेरे बारे में या प्रशांत जी के बारे में, उनके बहुत अच्छे ओपिनियन रहे हैं, वो साथ में ना, ऐसा नहीं है। और ये भी मैं बता दूं कि नीतीश बाबू जो फुल फॉर्म में रहे हैं, बात सबका सुनते हैं, करते अपने थे। लेकिन आज जो स्थिति है, क्योंकि मेरी तो कोई 3 साल से भेंट नहीं है उनसे, मैं इतना कह सकता हूं कि आज वो स्थिति नहीं है जिसमें कि कोई भी चीज उनके नियंत्रण में है। शरीर ही नहीं दिखता है कि उनके नियंत्रण में है, तो बाकी चीजें क्या नियंत्रण में रहेगी। इसी चलते इस प्रकार की घटनाएं, दुर्घटनाएं हो रही हैं। अधिकारियों के नियंत्रण में है आरसीपी सिंह जी, क्योंकि आप भी अधिकारी रहे हैं, या कुछ चापलूस नेताओं के नियंत्रण में? नीतीश बाबू किसी के नियंत्रण में नहीं रह सकते हैं, क्योंकि उनका शरीर ही नियंत्रण में नहीं है, तो फिर उसमें क्या कहिएगा। नीतीश बाबू को कोई नियंत्रण में नहीं रख सकता है, और नीतीश बाबू को कोई, उनको समझिए कि उस तरह से इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। लेकिन मैंने बताया ना कि चूंकि उनका शरीर ही नियंत्रण में नहीं है, तो किसी के साथ हो सकता है, हमारा भी कल हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। तो इसलिए उसमें मैं नीतीश बाबू का दोष नहीं समझता हूँ। हाँ, एक परसेप्शन पूरे बिहार में है कि कुछ लोगों ने घेर रखा है और अपना एजेंडा वो चलाते रहते हैं। और अभी जो देख रहे हैं आप, जिस प्रकार की घटनाएं आते रहती है, तो कभी नीतीश बाबू अगर होश में रहते ना, तो ये कभी संभव नहीं था। आसिफ सिंह जी, बड़ा एक हटके आपने उनके बारे में इतना कुछ कहा कि वो कभी नियंत्रण में किसी के रहने वाले नहीं है। क्या पत्रकारिता जगत में कि क्या नीतीश कुमार बहुत दूर तक की सोच लेते हैं? क्या वो ये कहीं दिखावा तो नहीं कर रहे हैं कि तुम लोग जो समझ रहे हो वो नहीं है, जब मैं अपनी चाल चलूंगा तो सब धारा? नहीं 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 नहीं, देखिए, मैं तो मनाता कि ये होता है, क्योंकि मैं नीतीश बाबू को एकदम बिल्कुल, अरे मैंने साथ काम किया है, मेरा एक कर्तव्य है कि जिनके साथ मैं काम करूं स्वस्थ रहें, देश की जब अंतिम क्षणों तक सेवा करें, मेरा है वो। लेकिन मैं तो देख रहा हूं ना, मैंने बताया मेरी कोई भेंट नहीं है, लेकिन उनको मैं जानता हूं। और उनकी सोच, जो लोग कह रहे हैं कि वो माने एक बहाना कर, ऐसा नहीं हो सकता। नीतीश बाबू का, उनकी पहचान क्या थी? उनका वक्तव्य, उनका बॉडी लैंग्वेज, लोगों से मिलने का तरीका, मर्यादित भाषा। एक भी चीज बचा है क्या? प्रधानमंत्री का नाम भूल जा रहे हैं, ये कोई बहाना हो सकता है क्या? आसिफ सिंह जी, आपने पार्टी का विलय किया, क्या एक्सपेक्टेशन है अब प्रशांत किशोर या जनसुराज से? कितने सीटें आपको मिलने जा रही हैं? कि आपके अपने जो लोग, तमाम जो आपके अंदर भी दिग्गज नेता हैं, जिस तरीके से आपकी पार्टी उभर रही थी, क्या उम्मीद करते हैं? देखिए, मेरा तो स्वभाव आप जानते हैं, जब मैंने दल का विलय कर दिया तो मेरे लिए 243 उम्मीदवार मेरे अपने उम्मीदवार हैं। निश्चित रूप से मेरे साथ जो साथी काम किए हैं, सबका पॉलिटिकल अनुभव है, वर्षों से, समझिए कि वो समता पार्टी काल में सब काम किए हैं, और वो जैसे उस तरह के मजबूत हमारे साथी हैं, वो सब चुनाव लड़ना जो चाहते हैं। और जो लोग भी इच्छुक हैं, हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग उसमें एडजस्ट हो जाएं। लेकिन लक्ष्य क्या रहेगा कि भाई चुनाव हम लोग लड़ें तो जीतने के लिए लड़ें, चुनाव लड़ने के लिए नहीं लड़ें। जिस तरीके से कारवां बढ़ रहा है, क्या मानते हैं कि यदि ये वोट बैंक में तब्दील हो जाए तो सत्ता इसी बार हो? मानने कुछ लोग लगे हैं ना। मैं तो डे वन से बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए मैं तो आप जान रहे हैं कि बिहार नीतीश बाबू के साथ मैं 1998 में आया था, और तब से मैंने बिहार की राजनीति को, पहले मैं जब पदाधिकारी के रूप में देखता था, उनका मैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी बिहार में था, तब मैं देखता था। तो कोई विधानसभा तो बिहार में है नहीं जिसको मैं नहीं जानता हूँ, और जितने भी दलों के महत्वपूर्ण नेता हैं, इंपॉर्टेंट नेता हैं, सबको मैं जानता हूँ, वो भी मुझे जानते हैं। तो मैं तो देख रहा हूँ ना, मैं तो पल्स, देखिए जो पल्स है ना, बहुत महत्वपूर्ण है।
और मैं तो नालंदा जिला को मैं बता रहा हूँ, मैं तो नालंदा तो गढ़ है ना, नीतीश बाबू का कहते हैं, हमारा भी गृह जनपद वही है। नालंदा में तो जो कि मैं तो अपने घर पर ही रहता था, पटना तो मैं बिहार में रहना हूँ, वहां भी लोग अब इस बात को मान लिए हैं कि अब नीतीश बाबू की वो स्थिति नहीं है, और उन लोगों को नेचुरल लग रहा है, चूंकि हम अब प्रशांत जी साथ में आ गए, कि हम लोगों का यही ठिकाना है। प्रशांत जी को नीतीश के गांव में नहीं ढुकने देना, एसडीओ की बर्बरता और सब, क्या वहां क्या इफेक्ट इसका पड़ा है? देखिए, ये बहुत एक अहम ये सवाल ये ये मैं फिर बोल रहा हूँ, नीतीश बाबू, फिर मैं कह रहा हूँ, देखिए नीतीश बाबू अगर पूरे अपने होशो हवास में रहते ना, ऐसा कभी नहीं होता। मैंने यहीं पर प्रेस कॉन्फ्रेंस मतलब नीतीश जी आप जहां तक बिल्कुल मैं उदाहरण बता रहा हूँ। नीतीश बाबू मुख्यमंत्री बने थे, 2006 की बात है, गांधी मैदान में माले का जो है रैली होना था। चीफ सेक्रेटरी उसमें जीएस कंग थे, उन्होंने कहा सर इसको हम लोग अनुमति नहीं देंगे, चूंकि इनसे तोड़फोड़ की संभावना बन सकती है। नीतीश बाबू उनका सुने, उसके बाद हमसे बोले कि कहिए कंग साहब को कि न सिर्फ उनकी रैली होगी, बल्कि गर्मी का समय है, हमारे बिहार के नागरिक हैं, जब आएंगे तो उनकी पेयजल की व्यवस्था के लिए टैंकर लगना चाहिए। ये नीतीश बाबू का एक, ये थे नीतीश कुमार जी। इसलिए देखिए, चाहे वो यहाँ पर प्रशांत जी को वहां उनका अच्छा कल्याण भी कहा, मैं तो कितने बार 100 से बार गया हूँ, प्रशांत जी भी कितने बार गए। लेकिन मैं क्या बता रहा हूँ ना कि लोगों की सोच, क्योंकि नीतीश बाबू की सोच का उनके दल में तो कोई है ही नहीं। वो तो छोटी छोटी चीजों पर, कि कहाँ एफआईआर करा देना है, कहाँ किसी को पकड़वा देना है, कहाँ किसी की जांच करा देना है। लोकतंत्र में देखिए, पॉलिटिकल लड़ाई पॉलिटिकल तरह से लड़ी जानी चाहिए, पॉलिटिकल लड़ाई एफआईआर के जरिए नहीं होना चाहिए। जैसे ही आप प्रशांत को जनसुराज में अपनी पार्टी का विलय किए, जदयू के कुछ तमाम ऐसे कद्दावर प्रवक्ता हैं, वो आपके ऊपर भी लांछन लगाना अब शुरू कर दिए हैं मीडिया के सामने, कि अकूत संपत्ति जमा करके बेटी के नाम पे बड़ी सारी जायदाद खड़ी की है। अच्छा, जनता को बताइए अरे आज चल रहा है, ये 4 साल हो गया आरसीपी सिंह टैक्स चल रहा हाँ, ये है। देखिए, अब आरसीपी सिंह टैक्स भी अब कहाँ जा रहा है वो, आप सोचिए ना, अब आरसीपी सिंह टैक्स, देखिए दिक्कत क्या है। आप जरा एक बात मैं बता दूं, मैं नीतीश बाबू के साथ 98 से हूं, उसके पहले मैं उत्तर प्रदेश काडर में था, और सब मैं महत्वपूर्ण पदों पर था। बेनी प्रसाद वर्मा जी टेलीकॉम के मिनिस्टर थे, उनका मैं पीएस था। हम अगर कहीं भी इस तरह काम किए होते पहले इतने वर्षों में, 44 साल के में रहा है, मुझे कोई छोड़ देता। उत्तर प्रदेश था जी। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, तो भाई अब बात है कि जो लोग मेरे साथ काम करते थे उस समय हमको नहीं जानते थे क्या, लोग आके हमारा उस समय रानू घोष से अरे कम सिगरेट नहीं, सुनिए, लोग आकर के नहीं बोलते थे कि भाई देखिए, मैं सवाल ही उठता है। एक बात और मैं बता दूं, देखिए हमेशा मर्यादित भाषा का प्रयोग करना चाहिए। बिलो द बेल्ट बच्चों पर कभी स्टेटमेंट दिया जाता है। अरे बात है कि आप जिस चीज को हाँ, मुख्यमंत्री जी के साथ हम काम किए, आज से काम किए, तो भाई इस तरह के जो आरोप, ये हम बताया नहीं, हर एक 2 महीना 3 महीना के बाद आज ही बता देते हैं। जिस संपत्ति का वो जिक्र करता है, मैंने एक बार नहीं कई बार, वो जितनी मेरी बेटियां हैं पहले से इनकम टैक्स रिटर्न सब उनके उसमें सारा चीज दाखिल है, कुछ छिपी हुई चीज रहेगी तब ना। तो देखिए, अब बात है, कभी भी मेरा एक संस्कार है कि अगर किसी के साथ काम करिए, ओछी बात मत करिए, समझे ना, उससे किसी का भला नहीं होता, आप ही का मुंह खराब होता है। अधिकारी आप भी रहे बिहार में, अभी जो आयोग के अंदर वो महिला दीपक कुमार का, फिर एक और मामला नया आ गया कि सुप्रीम कोर्ट में नियम है कि 10 साल जब प्रैक्टिस हो जाए तब ऑन रिकॉर्ड, गवर्नमेंट ऑन रिकॉर्ड होता है 2 साल के बाद ही। क्या ये सब चल रहा है? कौन क्या संजय झा का जो मामला है, सुप्रीम कोर्ट में ऑन रजिस्टर्ड कराने में निश्चित तौर पर कोई बड़ी पैरवी लगी होगी वहां पे, ये आप भी समझ सकते हैं। दीपक कुमार अपनी पत्नी को एंट्री कराते हैं महिला आयोग के सदस्य के रूप में, अपना नाम नहीं देके उसके पिताजी का नाम देते हैं। तो आखिर ये सब कुछ नीतीश जी के नजर के सामने से हो रहा है कि उनको पता ही नहीं कि भैया कौन क्या कर दे रहा है? यही तो मैं बता रहा हूं। नीतीश बाबू के नियंत्रण में अगर चीजें रहती तो जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं, असंभव था, असंभव, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूँ। आरसीपी सिंह की एक बात और कही जाती है कि नीतीश कुमार के साथ रहने वाले, चाहे वो आरसीपी सिंह हो या प्रशांत किशोर हो, कोई जो उनके नजदीक रहता था, यदि उनके ऊपर एक कीचड़ भी उछल जाता था तो नीतीश कुमार जब तक वो एकदम बेबाक होकर नहीं निकलता था तब तक उससे बात भी नहीं करते थे। कितनी सच्चाई? देखिए, नीतीश बाबू की सोच जो रही ना, वो
उनका अपना, मैंने बताया ना, अगर कोई सूचना उनके पास आती थी तो उसकी तहकीकात करते थे। उसके बाद अगर उनके जहन में कोई बात आई कि कुछ गलत है तो उनका एक प्रयास रहता था कि संबंधित जो भी व्यक्ति है उससे उस बारे में पूछा जाए, और वो तो निर्णय निश्चित लेते थे। लेकिन जिस प्रकार की चीजें सामने अभी आप देख रहे हैं, तो मैंने बताया ना कि नीतीश बाबू के नियंत्रण में चीजें रहती तो ये चीजें असंभव। सुनने में आ रहा है आप भी कदावर नेता आप जनसुराज के हैं कि और भी कुछ पार्टियां जो हैं वो जनसुराज में बड़ा जल्द विलय करने वाली हैं, कहाँ तक सच्चाई है? छोटी मोटी पार्टियां जो हैं कि नहीं भाई प्रशांत के साथ भविष्य उनको दिख रहा है। देखिए, सवाल ये उठता है कि जितने भी लोग राजनीति में हैं तो राजनीति करते हैं इसलिए ना कि भाई राजनीति में आए तो राजनीतिक में उनकी हिस्सेदारी भी बढ़े। तो उनको पता है कि किसी एक जो मजबूत समझिए कि जगह है वहां पर रहेंगे तो आपकी संभावनाएं ज्यादा रहेंगी। बाकी तो आप जितने भी लोग हैं सब लोग चुनाव लड़ने के स्वतंत्र रहते हैं, लेकिन अगर आप मजबूत जगह पर आप रहिएगा तो इसकी संभावना ज्यादा है कि आपको प्रतिनिधित्व करने का अवसर भी आगे मिल सकता है। एक अंतिम सवाल, तमाम पार्टियां चुनाव के समय कुछ स्टार प्रचारक उतारती हैं, कुछ स्टार लोगों को टिकट देती हैं। अक्षरा सिंह भी अभी तक तो जनसुराज में ही है क्योंकि जनसुराज की सदस्यता उन्होंने भी, तो क्या ऐसी कोई संभावना बन रही है कि आप लोग भी कुछ स्टार? देखिए आजा सुनिए, हम लोग को स्टार की क्या जरूरत है? हम लोग तो 5 स्टार जनरल हैं। प्रशांत जी में कोई नया तो हम लोग है नहीं भाई। जनता दल यू वाला ही चलाता है वीडियो, नीतीश बाबू बीच में चल रहे हैं, एक तरफ प्रशांत जी एक तरफ है मैं। तो अब आप सोचिए कि 2-2 जनरल जब साथ में है तो हम तो स्टार हम लोग देते हैं ना। स्टार तो पहचान होगी, हम लोग स्टार देंगे लोग हमारे पास। हम लोग तो सब स्टार स्टडेड खुद हैं भाई। प्रशांत जी भी पूरे देश में कौन सा प्रदेश है जहां चुनाव नहीं लड़वाए? और मैं बता दूं कि मैं बिहार उत्तर प्रदेश सरकार में मैंने बहुत मजबूती से काम किया। बिहार में मैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहा, भारत सरकार में 7 मंत्रालय में काम किया, जनता दल को राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा हूं। तो हम लोग को बैज की जरूरत है क्या? तो हम लोग अपने आप में मतलब समझिए जो लोग हैं उनको इतना सशक्त करेंगे कि सब हमारे सशक्त उम्मीदवार मजबूती के साथ जीतेंगे। नीतीश का जो मेन महिलाएं वोट बैंक थी, आप भी जानते हैं, आशा दीदी से लेके सब, अब जो वो कर्ज लेके सब सामान बनाती थी, मार्केटिंग उसकी नहीं हो रही है, कर्ज में पड़ गई है, सुसाइड कर रही है, मोह अब नीतीश कुमार से भंग हुआ है। कितनी सच्चाई है? मानते हैं कि इसमें जो दिखावा किया गया वो धरातल पर सही से नहीं? देखिए एक बात को समझिए, नीतीश बाबू ने शुरुआत बहुत अच्छी की थी महिला सशक्तिकरण के लिए। 50% जो आरक्षण दिया गया था पंचायती राज में, स्थानीय निकाय में, बाद में जो सरकारी नौकरियों में 35% का आरक्षण साधारण उपलब्धि नहीं थी, उसको आगे बढ़ाने का काम था। देखिए वो फेज 1 था जहां आपने उनको जो उनका भागीदारी दिया। अब कैसे उनके रोजगार के अवसर बढ़े, कैसे उनकी आमदनी बढ़े, कैसे उनका और भी विकास हो, इस पर जो आगे काम होना चाहिए तो हुआ ही नहीं। तो देखिए इसलिए जितने फाउंडेशन नीतीश बाबू ने डाले हैं ना उसको आगे तो हम ही लोग ले जाएंगे ना। अब वहां तो कुछ है नहीं, तो उस फाउंडेशन को हम लोग आगे ले जाएंगे। और हम लोग का लक्ष्य क्या है कि भाई सशक्तिकरण का मतलब क्या होता है कि जो हमारी महिलाएं हैं आर्थिक रूप से भी आत्मनिर्भर रहें, सुरक्षा की तो भावना रही, आर्थिक रूप से भी रहे। और ये कैसे होगा? जब हमारे यहाँ रोजगार के अवसर पैदा हो। रोजगार कहाँ पैदा होंगे? जब आप कल कारखाने लगाएंगे। कल कारखाने कहाँ से आएंगे? तो बिहार में इतना अच्छा हमारा समझिए इंडस्ट्रियल सब हमारा जो ये कृषि का हमारा उत्पाद है, इंडस्ट्री का मैंने एक बार नहीं कई बार बोला। आज आप देखिए रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, किस बात का झगड़ा है? रेयर अर्थ का। चीन 80% से 90% रेयर अर्थ का उत्पादन कर रहा है। अभी देखिए इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए जो मैग्नेट की जरूरत है वो कहाँ बन रहा है? चीन में, उसको कंट्रोल कर रहा है। आपको मैं बता दूं, मैंने नीतीश बाबू को एक बार नहीं कई बार बताया था, क्योंकि मैं जब स्टील मिनिस्टर था तो जो हमारा जो नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने जो स्टडी किया था और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने, तो हमारे बिहार में रेयर अर्थ का अकूत भंडार है। मैं आज ही पढ़ रहा था कि भारत सरकार इसको डेवलप करना चाहती है। तो सबसे पहले तो मैं भारत सरकार को अनुरोध करूंगा कि बिहार को तो देखो, सबसे ज्यादा यहाँ सोना का भंडार बिहार में, रेयर अर्थ का भंडार बिहार में, टंगस्टन का भंडार बिहार में, पायराइट्स का भंडार बिहार में, मखाना हमारा, मछली हमारी, क्या नहीं है? तो यहाँ देखिए सिर्फ किसी की कमी रही है कि भाई हमारे लोग इतने मेधावी,
हमारा इतना बड़ा 14 करोड़ का अपना बाजार, बाहर तक हमारे लोग काम करते हैं, लेकिन सिर्फ निवेश की कमी रही। जो निजी निवेश आना चाहिए था, तो निजी निवेश किसी भी प्रदेश में, चाहे वो आज भी देखिए, एक भी सेमी कंडक्टर का यूनिट अब तक बिहार में नहीं लगा। भाई 2 लग रहा है गुजरात में, हमको कोई दिक्कत नहीं है। 2 उत्तर प्रदेश में लगा रहे हैं, इसका स्वागत करते हैं। एक आप नॉर्थ ईस्ट में लगा रहे हैं, उसका भी स्वागत करते हैं। लेकिन बिहार क्यों पीछा रहेगा? तो देखिए, जो आगे की टेक्नोलॉजी है उसमें तो बिहार को कुछ मिलना चाहिए ना। तो यहाँ के बता दीजिए, किसी कोई नेता, मुख्यमंत्री जी का कोई पत्र कभी प्रधानमंत्री जी को लिखा गया कि एक सेमीकंडक्टर की यूनिट यहाँ लगाई जाए? तो हम लोग तो इन चीजों को जानते हैं कि कहाँ हमारा आगे भविष्य है। और बिहार ज्ञान का तो केंद्र रहा ही है, सत्ता का भी केंद्र रहा है। और अगर जब देश आजाद हुआ था तो यहाँ उद्योग धंधे देखिए, पूरा का पूरा डालमिया नगर, पूरा का पूरा रोहतास ग्रुप, पूरा का पूरा आप देखिए हमारा बरौनी का कारखाना, फर्टिलाइजर का कारखाना, कई जगह हमारे पास बहुत थे, लेकिन हम लोग पिछड़ गए। ये 2 बैसाखी में प्रधानमंत्री चल रहे हैं, एक बैसाखी अपने लिए खूब जुटाई जा रही है। आंध्र प्रदेश के आप चंद्रबाबू नायडू को आप देख लीजिए, तमाम चीजें वहां पहुंच रही हैं। तो यहाँ आप मान सकते हैं कि कहने वाला कोई नहीं कि भैया जो यही मैंने क्या कहा। देखिए, मैं तो इसी बात को कह रहा हूं कि भाई कोई भी व्यक्ति, प्रधानमंत्री जी बहुत संवेदनशील है इस मामले में, अगर इसको मजबूती से उठाया जाएगा तो निश्चित रूप से वो सोचने के लिए मजबूर होंगे और करेंगे। और हमारा तो बिल्कुल रोड मैप क्लियर है, मैं बता रहा हूं आपको। हम लोग को मौका मिलेगा ना तो देखिएगा बिहार में। यानी कि प्रधानमंत्री सिंह साहब सोच लिए हैं कि चलो जब भी बिहार आते हैं 50,000 लाख करोड़ रुपया दे देते हैं और तमाम भाजपा सुन लीजिए, यही देखिए, प्रधानमंत्री जी जाते हैं गुजरात, अपना उनका गृह, बहुत वर्षों तक काम किया है। वहां देखिए फोकस क्या रहता है कि सेमीकंडक्टर यूनिट आ रहा है, उसके लिए कौन से काम करने का। यहाँ आता है कि सर इतना पुल बनना है, इतना पुल सड़क तो बनते बनते साहब बनते ही रहेंगे, लेकिन फोकस होना चाहिए जो आने वाली आईटी टेक्नोलॉजी है, डिफेंस की टेक्नोलॉजी है, स्पेस की टेक्नोलॉजी है, इस पर जाने का काम है। हम क्यों पीछे? भाई पीछे हम क्यों देखें? भगवान ने आंख तो आगे दिया है, तो आगे जिस चीज की जरूरत है उसकी आवश्यकता को हम लोग समझते हैं। और इतना मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम लोगों को जब मौका मिलेगा ना तो हम लोग ये करके दिखाएंगे, क्योंकि जानते भी हैं, समझते भी हैं और कैसे चीज होना है उसको करना भी जानते हैं। तो ये थे जनसुराज के कद्दावर नेता आरसीपी सिंह, जिन्होंने कहा कि यदि मौका बिहार की जनता ने दिया तो क्या कुछ करना है बिहार के लिए, हमें सब कुछ पता है। और निश्चित तौर पर प्रशांत किशोर के साथ ये जो ग्रुप है, तमाम एक्स IAS IPS जो जुड़े हैं, इनको सत्ता चलाने की राजनीतिक रूप से तो भले इनको नहीं आती हो, लेकिन सत्ता को किस तरीके से कंट्रोल में रखना है, किस तरीके से बिहार को आगे ले जाना है, ये तमाम जो एक्स IAS अधिकारी हैं वो जानते हैं। शायद बदलते बिहार के स्वरूप को अब बिहार के लोग भी समझ रहे हैं और प्रशांत की वो भाषा भी अब समझना शुरू कर दिए हैं कि अपने बच्चों का मुंह देखकर वोट दीजिए, बहुत हो गया बिहार। कैमरामैन गौरव के साथ मनोज चतुर्वेदी, पटना।